गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में आई थी और उनका क्रम क्या है और उनकी पॉलिसीज़ क्या रही हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग आर ओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद कर सकें उतना ही हमारे काम आएगा। है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो उसमें एक बात आपको पता होगी कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। है ना। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। है ना। उसके बाद फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। और उसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आया। उसके बाद नीनो डी कुन्हा। और उसके बाद फिर जब ये यहाँ से जाते हैं उसके बाद फिर आते हैं डच। और डचों के बाद फिर आते हैं कौन? अंग्रेज। है ना। और फिर अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिस या फिर डेन। और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से 5 यूरोपीय व्यापारी हैं जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुर्तगाली यात्रियों से। तो उस पुर्तगाली यात्रियों में सबसे पहली बात यह है कि इनका इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनका उद्देश्य था व्यवसाय करना। भारत में व्यवसाय करना। किस चीज़ का व्यवसाय? मसालों का। क्योंकि उस समय जो है भारत और इंडोनेशिया में मसाले बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे और उन्हीं के लिए जो है यूरोपीय भारत में और इंडोनेशिया में आया करते थे। है ना। लेकिन इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं था, इन उद्देश्यों के साथ एक और उद्देश्य भी छिपा हुआ था और वो था ईसाई धर्म का प्रचार करना। क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। है ना। और भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना। और जो तीसरी बात थी वो तीसरी बात ये थी कि विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ठीक है। क्योंकि उस समय हिंद महासागर में व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। अब आइए इसी बात को हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देख रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये जो जगह है ये देखिए, दिख रहा है ना? पुर्तगाल। पुर्तगाल है, उसी के बगल में कौन सा देश है? स्पेन है। ठीक। उसी के बगल में कौन सा देश है? स्पेन है। पहले होता क्या था, ये जो हमारा यूरोप है, यूरोप का जो व्यापार होता था वो स्थल मार्गों से होता था। तो स्थल मार्गों में कैसे? यहाँ से लोग आते थे तुर्की और फिर तुर्की से होते हुए फिर आते थे भारत और भारत से आते हुए फिर इधर इंडोनेशिया या फिर इन देशों में। है ना। यहाँ देखिए आपका इंडोनेशिया यहाँ पे है। यूरोप का व्यापार स्थल मार्गों से भारत से हो रहा था। लेकिन जब तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया, ठीक है, कि अब जो है यूरोप वाले भारत से व्यापार नहीं कर पाएंगे, तब यूरोप में खलबली मची कि अब हम किस रास्ते से भारत या इंडोनेशिया जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे नाविक भारत की खोज में समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया। और उसी के क्रम में सबसे पहले एक नाविक आता है जो कि यहाँ पुर्तगाल से आता है और धीरे धीरे आते 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 यहाँ साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की एक जगह है जहाँ पर आकर के वो हार मान जाता है और कहता है कि बस अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, और फिर यहाँ से वो वापस जाता है। तब उसके बाद फिर पुनः पुर्तगाल से वास्को डी गामा आता है, तो वो कहता है कि अब पहले हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से भाई साहब लौट के आए हैं, फिर इसके आगे हम अपनी यात्रा तय करेंगे। तो पुर्तगाल से चल रहा है वास्को डी गामा और फिर वो उसी रास्ते से आते आते कहाँ पहुँचा है? इसी जगह पे साउथ अफ्रीका की इस जगह पे, इस जगह का नाम उस व्यापारी ने रखा था केप ऑफ गुड होप। है ना। जब वो यहाँ पे आता है और वो प्रयास करता है कि क्या यही इंडिया है, तो वो पहचान नहीं पाता है। और संजोग से उसकी मुलाकात होती है अब्दुल मजीद से, जो कि गुजरात का एक क्या था? व्यापारी था। है ना। और वो उस समय वहाँ से व्यापार करके भारत लौट ही रहा था। तब उसकी मुलाकात होती है अब्दुल मजीद से और वो अब्दुल मजीद की सहायता से केप ऑफ गुड होप, है ना, केप ऑफ गुड होप से आते हुए यहाँ आता और फिर यहाँ से फिर आता है भारत। और भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? केरल। है ना। ये जो आपके एरिया दिख रहा है ये केरल है। तो यहाँ पे पहुँचता तो केरल का जो तट है वहाँ पे उस तट का नाम है कालीकट और वो कालीकट पहुँच जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार वास्को डी गामा जो है समुद्र मार्ग से होते हुए भारत आता है। ठीक। अब आइए देखते हैं आगे की बात क्या है। तो मैप के माध्यम से आपने समझा होगा कि वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आया था। ठीक। अब देखते हैं कि भारत वो कब पहुंचा, उसने क्या क्या बातें की। चलिए
तो सबसे पहला पॉइंट है वास्को डी गामा, है ना। पहला है कि केप ऑफ गुड होप, ये जो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर एक जगह का नाम है, जैसे कभी आप अभी आपको हमने बताया, से हो करके वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक है। वो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट, है ना, जो कि कहाँ पे है, केरला में है, में पर 20 मई 1498 को पहुंचा, जिससे भारत के एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो सकी। कई किताबों में आपको ये जो 20 मई लिखा है, यहाँ पे 17 मई का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सन आपका वही है 1498, है ना। तो चाहे 17 मई 1498 है और चाहे 20 मई 1498 है, दोनों बात सही है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, अभी हमने बताया ना, उसने की थी बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज नामक एक पुर्तगाली नाविक थे, और इसने कब की थी, 1487 में, ठीक है। और यहाँ से जब वो केप ऑफ गुड होप से जब वो वापस गया है, उसके बाद तब आया है वास्को डी गामा, है ना। चलिए, तीसरी बात है, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, ठीक, ये तो ठीक है। चौथी बात है कि वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के एक नए युग का आरंभ होता है। पांचवी बात है कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। मतलब जब वास्को डी गामा भारत आया और फिर जब जब यहाँ से जाने लगा, तो वो सिर्फ काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, है ना। और इसके बाद है कि तत्पश्चात पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना हुई। ये किस देश की कंपनी है, पुर्तगाल की। कई 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 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी किस देश की है, तो किस देश की है, ये है पुर्तगाल की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि 1500 में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आते हैं, ठीक। सन 1500 में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। एक बार तो जब वापस गया और उसके बाद उसने 60 गुना मुनाफा कमाया, फिर दूसरी बार जो है वो 1502 ईस्वी में भारत लौट के पुनः आता है। इसके बाद पुर्तगालियों का निरंतर भारत आना शुरू हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है, पुर्तगालियों ने 1503 में काली मिर्च और व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी भी आप कह सकते हैं, तथा 1505 में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पे बनाई, तो कहाँ पे बनाई थी, कोचीन में, और दूसरी कहाँ पे बनाई थी, कन्नूर में बनाई थी, है ना। तो पहली उन्होंने बनाई थी 1503 ईस्वी में और दूसरी बनाई थी 1505 ईस्वी में, ठीक। अब इसके बाद आती है बात कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये कौन है भाई। पहला पॉइंट है कि 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आता है, ठीक है। ये क्या था, ये पुर्तगाल से आया हुआ भारत के लिए वायसराय और गवर्नर था, है ना। दूसरी बात है कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो किसने लागू की थी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने की थी, है ना। फ्रांसिस्को द अल्मीडा का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है भारत में, 1505 से 1509 तक, है ना। उसके बाद फिर आते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनका जो भारत में समय है वो 1509 से लेके 1515 तक, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में दूसरा वायसराय बन करके भारत आता है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया, ठीक है। जिसको फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने प्रारंभ किया था, उसी ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्बुकर्क ने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। दूसरा पॉइंट है कि उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन करके अपने अधिकार में ले लिया, और इसे जो है भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, कि भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक।
1511 में उसने किसको अधिकार में लिया? मलक्का को। और 1515 में किसको ले लिया? हरमुज को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, या ये कहें कि भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया गया था। ठीक है, जो इनकी पहली फैक्ट्री थी या व्यापारिक कोठी थी, उसी की बात हो रही है ना। चलिए, तब उस समय वो यहाँ का वायसराय नहीं था। जब 1503 में जो पहली कोठी बनी थी या व्यापारिक कोठी बनी थी, उस समय जो है अल्बुकर्क यहाँ का वायसराय नहीं था, है ना। चलिए, और इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर के 1538 तक। यह भी एक वायसराय था, कहाँ का? पुर्तगाल का, है ना। और ये किसके बाद आता है? ये अल्बुकर्क के बाद आता है। ठीक, सारी बातें 22 सेकंड हमने लिख दी हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है कि इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया और सेंट टोमे और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाईं। तो 1503 में जो है कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के बहाने जहाज पर उनकी हत्या कर दी और 1534 में बसीन और 1535 में दीव जगह का नाम है, पर आधिपत्य कर लेता है। ठीक है, और चौथी बात है कि इस प्रकार धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति लागू की जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था। ठीक है, पुर्तगालियों ने एक नियम लगा दिया कि अब जिसको भी यूरोप से भारत आना है, ठीक है, तो उसको क्या लेना होगा? कार्टेज लेना होगा। मतलब एक करार होता था कि हाँ हम जा रहे हैं, एक लाइसेंस होता था कि ठीक है आपको लाइसेंस मिल गया, अब आप व्यापार कर सकते हैं, और उसके लिए एक निर्धारित शुल्क देना होता था। ठीक है, और इस बात को आप और जान लीजिए कि उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। ठीक, इतनी बात जो है इनके लिए है। अब कुछ अन्य तथ्य भी हैं और इसके साथ कुछ विशेष तथ्य भी हैं पुर्तगालियों को लेकर के, तो उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला तथ्य है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे, है ना। दूसरी बात है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। और तीसरी बात है कि 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से चटगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक, चौथी बात यह है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब ये लोग हुगली पर अपना आधिपत्य जमा पाए तब उसके बाद जो है ये समुद्री लूटपाट के लिए उस जगह को इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, है ना। नेक्स्ट आपका है कि 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर, उसका नाम था जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो एस सिल्वा, है ना, ये था। और सातवीं बात है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरिसा बोस्सा था। ठीक, ये कुछ बात पुर्तगालियों के संदर्भ में थी। और जो सबसे विशेष बात है जहाँ से सवाल बनता है वो ये है कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। तो क्या क्या है? तंबाकू है, आलू है, टमाटर की खेती, ठीक है, उसके बाद जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। ये 5 चीज़ें जो है पुर्तगालियों के आने के बाद भारत में प्रारंभ होती हैं। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में गोथिक कला एक कला होती है, इसका नाम है गोथिक कला का विकास पुर्तगालियों के आने के बाद से ही प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपका है पुर्तगालियों के पतन का कारण। क्या कारण है भाई? पहला कारण यह है कि धार्मिक असहिष्णुता, ये अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे। ठीक, दूसरी बात थी कि भारतीय व्यापारियों के संग लूटपाट, यह भी एक बड़ा कारण था। और जो सबसे बड़ा कारण था वो था भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति। इन्होंने अपनी नीति में यह शामिल कर लिया था कि जो भी पुर्तगाल से आएगा वो यहाँ की महिलाओं के साथ
विवाह करे और अपना घर बसाए। ठीक, तो इसका जो प्रमुखता से विरोध किया वो किया था मराठों और मुगलों द्वारा। ठीक है, जो कि इनके इनके पतन का बहुत बड़ा कारण बना। और 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया था। तो ये बातें आपकी होती हैं किसकी, पुर्तगालियों की। नेक्स्ट आपका है डच, है ना। पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आते हैं, डच। डच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो डच के बारे में पहली बात है वो है कि डच जो है हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। इनके बारे में जो पहली बात है वो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। दूसरी बात है कि 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में वेरिंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, या उसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कहते हैं, की स्थापना की जाती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1602 ईस्वी में, है ना। थर्ड पॉइंट है, इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार के संबंध में एकाधिकार दे दिया जाता है। इसका पूर्वी केंद्र बटेरिया, जो कि वर्तमान में जकार्ता में स्थित है ना। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की जाती है। ठीक, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1602 ईस्वी में। ठीक, और उसी समय जो है 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ इनके व्यापार करने के लिए इनको इजाज़त दे दी जाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी कई सारी कंपनियां जो है वहाँ पे बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक संयुक्त कंपनी बनाई जाती है, उसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक ही सीमित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। भारत के साथ संपर्क से इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र को शामिल किया, जिससे इनको अत्यधिक लाभ हुआ, है ना। जब तक ये इंडोनेशिया में थे तब तक ये सिर्फ और सिर्फ मसालों का ही व्यापार करते थे, लेकिन जब ये भारत आ गए तब वहाँ से ये जो है सूती वस्त्रों का वो भी व्यापार में शामिल कर लिए। नेक्स्ट आपका है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी। ये सवाल पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली कंपनी कहाँ पे बनाई, तो कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम में। कब बनाई, 1605 ईस्वी में बनाई, है ना। जहाँ वे अपने सिक्के भी डालते थे, यहाँ पर वो अपने सिक्के भी डालते थे, परंतु आगे चलकर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। सबसे पहले इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई वो कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में 1605 में, जहाँ पर वे सिक्के भी डालते थे। और उसके उसके बाद जो है इसको इसके बाद इन्होंने जगह परिवर्तित करके कहाँ कर लिया, नागपट्टनम में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डचों ने 1619 में जकार्ता को जीत करके बैटेबिया नामक नगर की स्थापना की, और 1641 में मलक्का और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत करके अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, डचों ने 1619 में जकार्ता को जीता और बैटेबिया नामक नगर की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते गए और 1641 में मलक्का और 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत करके अपने कब्जे में ले लिया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापारिक स्वार्थों के से प्रेरित होकर के डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां स्थापित करनी प्रारंभ कर दी, है ना। अब इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे थी, थोड़ा इसको जान लेते हैं कि भारत में महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि थी। डचों की अधिकांश फैक्ट्रियाँ पूर्वी तट पर थी, क्योंकि इंडोनेशिया से ये जुड़े हुए थे, है ना। क्योंकि जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपका है वो क्या है, इंडोनेशिया। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया, है ना। और भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो भारत से इंडोनेशिया जुड़ा हुआ पार्ट है। इस नाते जो इनकी जो सारी फैक्ट्रियाँ थी वो कहाँ पे थी, ये भारत के पूर्वी तट पे, है ना। ये बात। 10वां पॉइंट, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की, है ना। उन्होंने बंगाल में अपनी एक कंपनी स्थापित की, कब, 1627 ईस्वी में। इसके कुछ ही दिनों बाद उच्च पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। और चिंसुरा के डच किले को, जो चिंसुरा का जो
उनका किला था उसको जो है गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुस्ताउस फोर्ट के नाम से। और जो डचों के लिए के बारे में जो विशेष तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। इसके बारे में जो विशेष तथ्य है वो ये है, पहला तथ्य है कि डचों द्वारा भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। नील आप तो जान ही रहे हैं, सोरा भी जान रहे हैं, और सूती वस्त्र, इन तीनों का जो निर्यात प्रारंभ किया गया। भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। ठीक है। असल में होता क्या था कि पहले जो है वस्त्र बिक्री के लिए नहीं जाते थे, लेकिन डच ही एक ऐसे थे जिन्होंने भारत से वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ किया, है ना। तो भारत से भारत से वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो डचों को ही जाता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल पर आधारित थी। कार्टेल का मतलब होता है लिखित करार होता है। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यापार में कोई भी काम करना है तो उसको आप लिखित रूप में करें, मौखिक तौर पे नहीं, है ना। ये इनकी व्यवस्था थी, कार्टेल व्यवस्था। ये किसकी व्यवस्था थी? डचों की व्यवस्था थी। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डचों की जो व्यवस्था थी, व्यापारिक व्यवस्था, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सी व्यवस्था थी? कार्टेल। और कार्टेल का मतलब होता है लिखित करार, कि आपको कोई भी काम करना तो वो लिख करके करिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डचों के पतन का कारण क्या था। भारत से जो डच चले गए उसका रीजन क्या था। सबसे पहला ये था कि डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकारों के हाथ में था, है ना। परिणाम स्वरूप कंपनी अपनी इच्छा अनुसार कंपनी का विस्तार नहीं कर पाई, है ना। तो जो डच कंपनी थी उसका जो नियंत्रण था वो सीधे किसके हाथ में था? डच सरकार के हाथ में था, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कंपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने विस्तार को बढ़ा नहीं पाई, है ना। नेक्स्ट आपका है कि अंग्रेजों के मुकाबले डचों की नौसैनिक शक्ति भी कमजोर थी। और ये सही बात है कि उस जमाने में अगर आपकी नौसैनिक शक्ति कमजोर है तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, है ना। ये बात थी। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान रखने के कारण वे भारत पर केंद्रित नहीं हो सके या असमर्थ रहे, है ना। तो पूर्वी एशिया का मतलब इंडोनेशिया, ठीक है, उनका जो मैक्सिमम जो व्यापार होता था वो इंडोनेशिया से ही होता था। उसके बाद वो भारत में आए तो उनका जो मेन फोकस था वो कहाँ पे था? पूर्वी एशिया पे था, इंडोनेशिया पे था, या उसके जो आसपास के देश है वहाँ पे था। इस नाते जो है वो भारत में अपने आप को और फोकस्ड नहीं कर पाए, है ना। और तीसरी बात है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक युद्ध होता, उस युद्ध का नाम बेदरा का युद्ध, इसके बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें डचों के बारे में रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अंग्रेज, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में जाना और डचों के बारे में जाना है। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अंग्रेजों के बारे में, डेन के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पिछले 30 सालों में या 20 सालों में जितने भी आर ओ में एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल पूछे गए उन सवालों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में।